हेलो बच्चों। तो आज आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं ना, अपने सिंपल जो अपने हाइड्रोकार्बन होते हैं, अपने को 11th 12th में पढ़ने होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन 6 मेंबर रिंग होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अपने को 11th में ये पढ़ने हैं और 12th में इनके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्कीन की बात करें तो एल्केन क्या है? एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। पैराफिन यानी जो लेस रिएक्टिव हो। ठीक है। इसके जर्नल फॉर्मूला की बात करें, CnH2n+2, ये इसका जर्नल फॉर्मूला। ना n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन। अब इसकी बात करते हैं कि एल्केन की प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे, कहाँ से एल्केन मिलेगा अपने को। तो एल्केन सबसे बेसिक फॉर्म होती है हाइड्रोकार्बन की, तो आप इसकी रिडक्शन किसी भी हाई डेरिवेटिव की रिडक्शन करके आप एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन सबसे पहले जो आते हैं इसमें, दैट इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसको कैसे करना है, इसकी अपन रिडक्शन करा देंगे, इसमें एच ऐड करा देंगे। एच ऐड कराते ही बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, ये दोनों बॉन्ड टूटे, दो एच यहाँ पर, दो एच यहाँ पर, तो बन गया ना अपना एल्केन। सीधी सी बात है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आप रिडक्शन करा दो, एच ऐड करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम, आपका एल्केन बन जाएगा। उतने ही कार्बन में एच ऐड कराने आपको नॉर्मली। ठीक है। इसी से बनता है अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन करके बनता है अपना डालडा घी। ठीक है, दैट इज सॉलिड फैट। ओके। फिर है सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है अपना। ठीक है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन में कैसे बनता है, लेकिन अपने को यहाँ से पढ़ना है। RMgX की रिएक्शन करानी है RMgX विद एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन से? एक्टिव हाइड्रोजन वो होते हैं हाइड्रोजन FON या फिर S या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले के साथ अटैच हो, अगर H, वो होता है एक्टिव हाइड्रोजन। अगर इन चारों पांचों में से किसी के साथ H आता है तो वो H होता है एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो H बहुत एक्टिव होगा। RMgX रिएक्ट करेगा फॉर एग्जांपल FH, H2O, NH3, CH3SH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ग्रिग्नार्ड का R और इसका H उठाओ और जोड़ दो, ये बनेगा। इन सारों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। R उठाया, जोड़ दिया, H उठाया यहाँ से, H यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ये तो थी अपनी फ्रॉम, आपने पढ़ ली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और आपने पढ़ ली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से। अब अपने को आगे पढ़नी है फ्रॉम डेरिवेटिव्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बोनिक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी अगर आइस से वाटर बनाते हैं तो वाटर से वापस आइस भी तो बना सकते हैं, है ना? तो यही करना आपने को। अगर हाइड्रोकार्बन से आप उसके डेरिवेटिव बनाते हैं तो उनके डेरिवेटिव से वापस हाइड्रोकार्बन भी तो बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप पढ़ते हैं फ्रॉम RX, दैट इज हेलो एल्कीन या हेलो एरीन, जो भी हो आपका, एल्काइल या अराइल। तो RX की रिएक्शन आप करा दो, सीधा इसको रिड्यूस करा दो, यानी इसमें H ऐड कर दो, H2 ऐड करोगे
एक H तो चला जाएगा इसके पास, एक H चला जाएगा यहाँ, तो दिस इज योर एल्केन एंड दिस इज योर एसिड, हेलोजन एसिड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को एक चीज़ याद रखनी है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट अगर LiAlH4 है तो ये रिड्यूस करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, टर्शरी को नहीं करता। वही अगर NaBH4 अगर आपके पास है तो ये रिड्यूस करेगा सेकेंडरी एंड टर्शरी को, ये प्राइमरी को नहीं करेगा। तो ये कई बार आ जाता है, मान लीजिए आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देकर ये लिख दिया भाई इससे रिड्यूस कराया है, तो नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं क्योंकि ये रिड्यूस करा ही नहीं सकता उसको। उसके बाद अपने पास आती है एक वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद 2Na, 2 ही मॉलिक्यूल्स आप इसके लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इससे क्या होता है, ये जो X है ये Na के साथ चला जाएगा और ऐसे ऐसे 2 R है ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो R और R प्लस में 2NaX, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X क्लोरीन भी हो सकता है, X ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपका एल्केन बन जाएगा। याद रखना वुड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रोडक्ट, इवन नंबर का एल्केन प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक में 2 एक में 3 अगर सेम लेते हो, 2 ओड नंबर का सम भी इवन आता है, इवन ओड का सम भी इवन आता है, इवन का सम भी इवन ही आता है, ठीक है। एक तो है कि इवन नंबर ही मिलेंगे अपने को प्रोडक्ट में। दूसरा, मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर बाय इट। क्यों? क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन आता है। अब एक ही कार्बन है, इसमें तो दो कार्बन लेते हैं आप, है ना, तो 2 जुड़ेंगे तो कम से कम मिनिमम तो इथेन तो बनाए ही बनाएंगे, तो मीथेन नहीं बन सकता इससे। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन, दैट इज मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर। इसमें तो बने अपने इवन नंबर ऑफ, अब अपने को अगर ओड नंबर ऑफ एल्केन प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए अपने पास रिएक्शन है कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन क्या है, आप ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसकी रिएक्शन ऐसी है, RX प्लस में R2CuLi, इसका नाम है गिलमन्स रिएजेंट। कई बार सीधा कह देगा एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद गिलमन्स रिएजेंट एंड फॉर्म, तो कुछ नहीं करना, ये 2 R और ये एक R2 और ये R, ये जुड़ के एल्केन बना लेंगे। अब ओड नंबर ऑफ एल्केन बन सकते हैं आपके, ठीक है। वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है तो ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। नोट्स पे मत जाइए आप, यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। नोट्स के लिए मैं आपको अलग से PDF सेंड कर दूँगा, आप कमेंट कर दीजिए बस। उसके बाद है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद अपने पास आता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में आज जिसमें C डबल बॉन्ड O आता है ना उसे कहते हैं आप कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में अपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक वगैरह ही आते हैं, ठीक है, ईथर वगैरह भी आते हैं, बट उनकी प्रिपरेशन नहीं पड़ती आप। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें अपने पास 3 रिएक्शन है। पहली है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जहां भी आ जाए ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी में भी डाल दो, ठीक है, ये आप किसी में भी डाल दो, रिड्यूस करके उसको एल्केन में ले आएगा ये, चाहे कि कोई भी कितना भी बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो, डालते ही एल्केन में आ जाएगा। दूसरी है अपने पास क्लिम्सन रिडक्शन, दैट इज ZnHg
प्लस में HCl, ठीक है। ZnHg प्लस में HCl, इसको आप कहते हैं जिंक अमलगम। मरकरी के साथ कोई भी मेटल आता है ना तो उसे अमलगम कहा जाता है उस मेटल का, ठीक है। तो ये हो गया जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी आपको एल्केन देगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है अपने पास वुल्फ क्रिश्नर। वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन क्या है? NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH ग्लाइकोल, इसकी जगह एल्कोहलिक KOH भी लिख सकता है वो। NH2 को आप कहते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। तो हाइड्राजीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये भी आपकी वुल्फ क्रिश्नर है। सीधा नाम से आएगी वुल्फ क्रिश्नर में क्या होता है, या फिर वुल्फ क्रिश्नर ये कौन सी रिएक्शन है। आपको रिएक्शन देख के नाम पूछ सकता है, नाम देख के रिएक्शन पूछ सकता है, बनेगा आपका एल्केन। उसके बाद अपने पास है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे एल्केन की प्रिपरेशन, तो इसमें आप पढ़ रहे हैं अब फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ COOH, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है यानी CO2 बाहर निकालना, एक कार्बन कम करना। तो इसमें सबसे पहले आता है सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस में कुछ नहीं करना, आपके पास एक सोडियम कार्बोक्सिलेट दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल एराइल। इसकी रिएक्शन करानी है आपको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हीट करेंगे तो आपको R और H बन जाएगा, ये R और ये H, और ये बचे हुए बन जाएंगे Na2CO3। याद रखना स्टार्टिंग में जो आप कंपाउंड लोगे उससे एक कार्बन लेस बनेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन अब इसके साथ जुड़ चुका है। स्टार्टिंग में तो आप इनको भी कार्बन यूज, इसको भी काउंट करते हैं कार्बन में, लेकिन लास्ट में एक कार्बन कम कंपाउंड बनता है। तो दिस इज योर एल्केन। सेकेंड जो अपनी है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे रिएक्शन नहीं है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। ये क्या है? इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे टूटने के बाद ये सॉल्यूशन में ऐसा कुछ दिखेगा आपको, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके, तो ये R और R आपस में जुड़ जाएंगे और ये CO2 बन जाएगा, ठीक है। ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लेगा, तो दिस विल बिकम 2CO2, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी एनोड पे। आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको एल्केन कहाँ मिलेगा, एनोड पे या कैथोड पे। तो एनोड पे एल्केन मिलेगा और कैथोड पर ये पोटेशियम आयन प्लस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो आप तो वाटर में ही होगी इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है। ये फिर आगे KOH और H2 बना ले। तो कैथोड पे मिलती है आपको हाइड्रोजन, एनोड पे मिलता है आपको एल्केन। यही क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। उसके बाद अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है आप आराम से देखिएगा। आप जैसे वुड्स रिएक्शन थी ना, वुड्स रिएक्शन में तो आप Na लेते हैं, यहाँ पर आप Zn लेंगे, बाकी सारी रिएक्शन सेम है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यही बनेगा। ठीक है, तो ये था अपना फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन फिर से समझाता हूँ। RX alkyl halide in presence of, with reaction with zinc in presence of dry ether give you alkane,
एंड ZnX2। X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब आप वहाँ पढ़ते हैं फ्रॉम मेटल कार्बाइड। अब मेटल कार्बाइड क्या होता है? मेटल कार्बाइड होता है जिसमें जैसे हाइड्राइड देख लो आप, हैलाइड देख लो आप, ठीक है, जिसमें H नेगेटिव में आओ तो कार्बाइड में कार्बन नेगेटिव में, कार्बन नेगेटिव हो जिसमें, कार्बन नेगेटिव में देखिए अब कार्बाइड आपके 3 टाइप के होते हैं, मिथेनाइड, एसिटलाइड, असाइलाइड। नाम थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं लेकिन समझते हैं। C4 नेगेटिव जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4, C22 नेगेटिव जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, और C34 नेगेटिव जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो आपकी -4/3। ठीक है, तो आपको है ना कुछ ऐसे कंपाउंड दिए मिलेंगे, उनके साथ में आप फर्दर आपको वाटर की रिएक्शन मिलेगी। जैसे तीनों में आपको वाटर डालना है, इसमें आपको मिल जाएगा मीथेन, इसमें आपको मिल जाएगा एसिटाइलिन जिसे आप इथाइलिन भी कहते हैं, और इसमें आपको मिल जाएगा ये। तो इससे तो देखो सीधा एल्केन बन रहा है। इसकी आप फर्दर रिडक्शन कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा, इसकी रिडक्शन कर देंगे तो भी एल्केन बन जाएगा। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी आपको -4 मिलेगी ही, जैसे कि आप वहाँ पढ़े हैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसमें ये देखिए Na4C, इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कह दे तो पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या है। इसमें मेटल है तो मेटल तो पॉजिटिव में जाएगा, 4 मेटल पॉजिटिव में जाएगा, तो यहाँ पर 4 नेगेटिव आ गया। 4 नेगेटिव की वाटर के साथ रिएक्शन आपकी मीथेन बना लेगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करे ना करे, हम एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, इसकी में -1 आ रही है, इसमें अगर इसकी रिएक्शन करा दी तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। क्वेश्चन आता है कई बार, आपको वो ऐसा कंपाउंड दे देगा, उसमें आपको पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे कई मेटलों की तो फिक्स होती है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप वालों की तो फिक्स होती है +1 +2, तो बाकी की x रख के आप ये +1 +2 = जो भी चार्ज है वो आप रख सकते हो। बाकी आप रेडॉक्स रिएक्शन में इसका प्रॉपर पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये तो अपनी नॉर्मल सी रिएक्शन थी, एग्जाम्पल इसका प्रॉपर लेके देखते हैं। जैसे B2C प्लस में H2O, एक का होता है +2, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप का है, तो एक का हो गया +2, तो दो का हो गया +4, +4 यहाँ पर आएगा फिर -4, तो दोबारा आराम से समझिएगा, एक बी का होता है +2, तो दो का कितना होगा, पूरी के ऊपर चार्ज एक बार आवाज 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब कोई चार्ज गिवन ना हो तो 0, तो ये हो गया 4 प्लस में x = 0, उस साइड जाके x = -4, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया -4, तो -4 में अपने पास क्या बनता है, मीथेन बनता है। ऐसे आएंगे क्वेश्चन आपके पास। उसके बाद अपने पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल सी है, C1 से C4 जो है कलरलेस। ठीक है, LPG की आपको याद रखनी है क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, N प्रोपेन प्लस में N ब्यूटेन, ये होते हैं CH3। एक और चीज़ जो आगे यूज़ होनी है दैट इज़ वाटर गैस, इसमें होता है CO प्लस में H2 1:1 में। सिन गैस, इसमें भी CO प्लस H2 ही होता है,
बट 1:3 में। ठीक है। और क्या है, C5 से C17 तक सब लिक्विड होते हैं और C18 होते हैं वैक्सी सॉलिड, मतलब ना प्रॉपर सॉलिड ना प्रॉपर लिक्विड, वैक्सी सॉलिड जिसे आप कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर हो गया एंड ये नॉन पोलर हो गए, तो नियरली इनसोल्यूबल। फिर भी अगर आपको कहे तो आपका यही बनेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा, यानी एक तो CH4 हो, एक CH3 CH2 CH3 हो, तो इन दोनों में से ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा, तो ये वाला ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत कम है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्स के, एंड दिस वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सीधा आप सरफेस एरिया को बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो। इसके आप एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, एक आपके पास ये है CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, 4 कार्बन का ये है, 4 कार्बन का ही ये है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब कह देगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका ज़्यादा होगा। क्यों, सरफेस एरिया देखिए, ब्रांचिंग आपका सरफेस एरिया कम करता है, ब्रांचिंग डिक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। स्ट्रेट लाइन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा स्ट्रेट चेन का। अगर आपको कह दे दैट दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन है और ये एन ब्यूटेन है, तो कई बार वो स्ट्रक्चर ना देके सीधा नाम दे देगा, भाई एन ब्यूटेन का ज़्यादा है या आइसोब्यूटेन का ज़्यादा है, तो एन ब्यूटेन का ज़्यादा होगा। एन फिर आइसो एंड देन नियो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ब्यूटेन, यहाँ पर फिर मान लो आपका पेंटेन भी आ सकता है, हेक्सेन वगैरह कुछ भी आ सकता है, तीनों का सेम ही दिया मिलेगा, अलग अलग दिया हुआ नहीं मिलेगा आपको। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में आप जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज with increase in कार्बन नंबर। एक चीज़ याद रखना, इवन वालों का ओड से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर 6 कार्बन का है, यहाँ 7 कार्बन का है, यहाँ 5 कार्बन का है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा C6, देन C7 क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा, एंड देन C5। इवन वाले का ओड वाले से ज़्यादा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इतनी कुछ खास वाली बात नहीं है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप वो वाली पढ़ेंगे जब अपने आगे फर्दर रिएक्शंस भी आनी है। तो एल्केन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अलग से मैं वीडियो डालूंगा, क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बस ये याद रखना, एल्केन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सबसे पहले अपन रिएक्शन करा देते हैं इसकी, मान लो F2 के साथ, फिर Cl2 के साथ, और फिर Br2 के साथ। दीज आर द हेलोजन। I2 क्यों नहीं लिया वो आप आगे पढ़ेंगे। इसके साथ रिएक्शन करा देगा तो फर्दर रिएक्शन हो के ये आपका बन जाएगा CF4 CCl4 CBr4।
ये आपका बन जाएगा। अब इनकी रिएक्टिविटी समझो कि इनमें से सबसे पहले रिएक्ट कौन सा करेगा, तो रिएक्टिविटी में होता है F2Cl2 Br2 I2। अब कहोगे कि यहाँ पर I2 क्यों नहीं लिया, I2 यहाँ इसलिए नहीं लिया कि जैसे ही आप ये वाली रिएक्शन कराओगे ना, तो ये रिएक्शन फर्दर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और ये ऑक्सीडाइज होकर वापस इसको इसी फॉर्म में ले जाएगा। दैट्स वाई वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट। तो फिर ये इसको एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। सो द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। I2 आप क्यों नहीं लेते, क्योंकि I2 आगे जो भी कंपाउंड बनाता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो वापस इसी फॉर्म में इसको ले आएगा, इसी फॉर्म में ले आएगा। फायदा क्या, तो आप वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं इस रिएक्शन में, कुछ भी हो सकता है KMnO4H2SO4, जिसके कारण से आपकी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। Let's move to the another reaction. एक टॉपिक है ईज ऑफ डिस्प्लेस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, कि आप किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो उसकी ईज क्या है भाई, एल्केन से पहले निकलेगा, एल्कीन से पहले निकलेगा, एल्काइन से पहले निकलेगा, किससे निकलेगा। सबसे पहले निकलता है आपका, ये होता है बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो रेडिकल। कार्बो रेडिकल यानी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे पहले बेंजाइल फॉर्म, फिर आपकी एलाइल फॉर्म, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन CH3। बेंजाइल फॉर्म कौन सी होती है, यहाँ पर कार्बन हो और इसके ऊपर रेडिकल आए। रेडिकल होता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका ये बॉन्ड होता है ना, फ्यूजन में आपको पढ़ा देता हूँ इसी में ही। अगर ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये बन गए फ्री रेडिकल। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी स्पीशीज है कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, C पॉजिटिव X नेगेटिव। हो सकता है क्या पता C के ऊपर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन दोनों में से वही इलेक्ट्रॉन उठाएगा। यहाँ X है तो X ने इलेक्ट्रॉन उठा लिया, अगर C होता तो C इलेक्ट्रॉन उठाएगा, और अगर दोनों बराबर के हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे। दिस इज होमोलिटिक फ्यूजन, दिस इज हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक यानी बराबर का बटा, हेट्रोलिटिक यानी बराबर का नहीं बटा, कोई एक सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अपना एल्केन तो रेडिकल मैकेनिज्म दिखाता है, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो रेडिकल में देखेंगे कि सबसे आसानी से आप हाइड्रोजन किससे निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ हो ना आपका, जैसे CH4 है यहाँ पर, आप यहाँ से हाइड्रोजन बहुत जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेंजाइल फॉर्म का कार्बो रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर एलाइल फॉर्म का, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। 3:1 बताने वाली तो ज़रूरत है नहीं मेरे को, शायद 3:1 वही होता है ना, एक कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हो। दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, इसके साथ और कोई कार्बन ना जुड़ा हो। एक जुड़ा हो मतलब इस साइड वाली चेन तो जुड़ी जुड़ी होगी ना, जब जब चेन होगी, ठीक है। तो ये होता है ईज, आपका सबसे आसानी से निकाल सकते हो बेंजाइल से, फिर निकाल सकते हो एलाइल से। एलाइल कौन सी होगी, कोई भी ग्रुप जहां जुड़ा हो उससे अगला कार्बन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एलाइल कार्बन।
तो अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालते हो ना, तो दिस वाला इज मोर स्टेबल देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये आपको याद रखना है। रिएक्शंस आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, ये देखिए, एल्केन रिएक्ट विद हेलोजन, तो बनाएगा क्या अपना? हेलोजन डेरिवेटिव भी बनाएगा, हेलोजन अटैच करना है। लेकिन हेलोजन अटैच कहाँ करें? एच यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, यहाँ और यहाँ तो देखो बराबर है, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये पोजीशन अलग है। तो मान लीजिए आपने निकाला एक एच यहाँ से, ये यहाँ रेडिकल, और मान लीजिए आपने निकाला एक एच यहाँ से। अब देखिए, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, विच इज मोर स्टेबल? सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। तो आपका क्लोरीन कहाँ आना चाहिए? आपका यहाँ आना चाहिए, आएगा यहाँ भी, बट दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। हेयर कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, दिस इज योर मेथड। क्वेश्चन कैसे आएगा? रिएक्शन दे दी, मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, रिएक्शन दे दी, माइनर प्रोडक्ट पूछ सकता है। एक और जो चीज़ आती है, मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट्स, डाइक्लोरेटिंग प्रोडक्ट्स की कितने ऐसे हैं, कितने मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट बनेंगे इसके? मतलब ये होता है कि इसमें दो मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार क्लोरीन यहाँ अटैच हो सकता है, एक बार क्लोरीन यहाँ अटैच हो सकता है। अपने को कैसे पता दो बने? ये देख लो, इसकी नेमिंग करोगे अलग बनेगी, इसकी करोगे अलग बनेगी। आप कहोगे मैं तो यहाँ अटैच करूँगा, यहाँ कर लो तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, यहाँ कर लो तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं वो अपने को आना चाहिए। अलग अलग कार्बन पे अटैच करके अगर उसका आईयूपीएसी नेम चेंज होता है, वही होता है उसका नंबर ऑफ मोनोक्लोरेटिंग प्रोडक्ट। उसके बाद है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई ना। CH4 आप कभी भी नाइट्रेशन करें ना, तो 10 आप सीधा HNO2 नहीं लेते, आप लेते हैं HNO3 प्लस में H2SO4। ये फर्दर रिएक्शन करके आपका बनाता है HNO2, और ये इससे रिएक्शन करके NO2 प्लस में H2 बना लेगा। वही है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। NO2 कहाँ आना चाहिए? ये तो मान लो सिंगल कार्बन है, अगर आ जाए आपका ऐसा, ठीक है, ये आ जाए तो कहते हैं आपकी रिएक्शन करा दे यही HNO3 और H2SO4। तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ कर दिया तो बात बराबर ही है। ये और ये तो बराबर ही है, ये और ये भी बराबर है। तो आप यहाँ क्या, तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दो प्रोडक्ट बनने इसके। तो देखो ये वाला प्राइमरी है, लेकिन ये वाला सेकेंडरी है, तो यहाँ आएगा मेजर वाला, ठीक है। तो ये थी अपनी मेन रिएक्शन, यही है बस। 2-3 रिएक्शन और रहेगी, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा एल्केन। फिर है अपना रिएक्शन विद एयर, मतलब कंबशन। आप इसे बर्न करेंगे। अब बर्न कंबशन क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन जब बर्न करते हैं ना, तो अपने CO2 और वाटर वेपर्स निकलते हैं। ये तो होती है कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना, तो हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ लेस O2 जब आप बर्न करते हो तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और वाटर के वेपर्स बनाती है, ठीक है। दिस इज मोर डेंजरस देन दिस। आपको कई बार रिएक्शन में एक फॉर्मूला याद रखना है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए, H2N + 2 3N + 1/2 O2 gives NCO2 प्लस में N + 1 H2। किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता आपको ऐसे दे दे कि हमने कुछ लिया है, जस्ट एग्जाम्पल ये कह देगा कोई एल्केन लिया है जिसका मास है आपके पास 16, उसको ऑक्सीजन में आप मैंने बर्न किया है, तो बताओ नंबर ऑफ CO2 कितने मिलेंगे? जिसका मास 16 हो,
कोई एल्केन है जिसका मास 16 हो, वो क्या हो सकता है? वो CH4 हो सकता है। CH4 के अलावा किसी का मास 16 नहीं हो सकता आपका। एल्केन बोल दिया इसने। ये किसी में भी लग सकता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन में, लेकिन ये देखिए CH4, इसका मास क्या है? 12 + 4 16। तो यहाँ देखिए N इज द नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर रखिए 1 C1, H को यहाँ, N को यहाँ पर 1 रखा, तो 2 + 2 4 H4, प्लस में 3 और 1 4, तो ये 2 O2 गिव्स यू CO2 प्लस में 2 H2O। ये आपकी रिएक्शन बन गई। दैट्स इट, सिंपल है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है चक्करों में। आपको मास के चक्कर में मिल जाएगा। वो इतने मास का है, एल्केन है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा, हाँ भाई इतने तो उसमें हाइड्रोजन मिलेंगे, एक कार्बन का इतना होता है। इनकम्प्लीट कंबशन मैंने बताया दिया, इनकम्प्लीट कंबशन में आपका ये निकलता है। उसके बाद आपके पास है, दैट इज, एक रिएक्शन होती है, सीधी ये वाली पढ़ते हैं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एरोमेटाइजेशन ये होता है, आप लो हेप्टेन या एन हेक्सेन, इसकी आप रिएक्शन करा दो Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3। टेम्परेचर आपका रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करेगा, एक स्टेट, ये 7 कार्बन की स्टेट चेन है, तो इसको ये बेंजीन रिंग बनाकर इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। एन हेक्सेन की एक स्टेट चेन लेते हैं, तो इसको ये बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। एन हेक्सेन लिया तो 6 के 6 कार्बन आपके रिंग बना रहे हैं। 7 कार्बन लिए तो 6 कार्बन ने रिंग बनाई, एक ऊपर लग गया। 8 लोगे तो 6 कार्बन ने ये और 2 ऊपर लग जाएंगे। सिंपल है। तो यही पढ़ना है आपने को। दिस इज योर एल्केन, हियर एल्केन फिनिश्ड।